हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल इन स्तुति एकेडमी। स्टूडेंट, ये क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक का वीडियो है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के वजह से कितना क्रिएट होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। बाद कंटिन्यूअस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। बच्चों, ये इलेक्ट्रिक से पहले हम लोग लिख लें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि अगर कोई भी चार्ज है, कोई एक चार्ज मान लो यहाँ पर कोई एक चार्ज क्यू, तो ये चार्ज क्यू अपने नेबरहुड में एक चार्ज जो स्मॉल क्यू रखा हुआ है, या इसको हम लोग क्यू नॉट बोलें, क्यू बोलते हैं। आर सेपरेशन पर ये एक इसको ओ और पी पॉइंट पर क्यू नॉट चार्ज है। ये डायरेक्ट क्यू नॉट को अट्रैक्ट नहीं करता है, ये अपने चारों तरफ अपने नेबरहुड में एक ऐसा प्रॉपर्टी क्रिएट करता है जिसकी वजह से कोई भी दूसरा चार्ज उस फील्ड में, उस रीजन में, उस एरिया में इन करेगा तो वो खुद ब खुद फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है। चार्ज के चारों तरफ का ओ रीजन, ओ एरिया, वो जगह, वो क्षेत्र जहां पर जिस एरिया में दूसरा कोई भी चार्ज आए तो पहले वाले चार्ज जो फील्ड को क्रिएट किया है उसके फोर्स को फील करने लगे, दैट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और थ्योरेटिकली ये जो फील्ड है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इनलार्ज रहता है, क्योंकि अगर एक चार्ज क्यू है और ये क्यू नॉट है तो दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो इस एक्सप्रेशन से हम लोग निकालते हैं के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अब ये फोर्स कब जीरो होगा? जब आर की वैल्यू इन्फिनिटी की ओर टेंस करेगा तो फोर की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी? फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इस तरह से देख रहे हैं कि कोई चार्ज क्यू नॉट इस चार्ज क्यू के फोर्स को इनफाइनाइट एरिया तक भी, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भी एक्सपीरियंस करेगा। तो इसलिए इस चार्ज क्यू का जो फील्ड है, जो एरिया है जिसमें कोई दूसरा चार्ज जाएगा, वो इन्फिनाइटली इनलार्ज होता है थ्योरेटिकली। बट ऐसा नहीं होता है। अगर चार्ज के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है तो फोर्स तो लगता है बट बहुत कम लगता है, जिसको वो दूसरा वाला जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। किसी चार्ज के अगल बगल का वह क्षेत्र, वो रीजन जिसमें किसी दूसरे चार्ज को ले जाने पर वो फोर्स एक्सपीरियंस करे, दैट रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थ्योरेटिकली इट इज एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी। अब बच्चों, एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पर चार्ज कोई क्यू है, तो अगर ये R1 डिस्टेंस जो है, यहाँ पर अगर हम दूसरा चार्ज क्यू नॉट ले जाते हैं तो क्यू नॉट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उसी तरह R2 पर अगर ले जाएंगे तो वो भी, वहाँ पर भी ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन अलग अलग पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा क्यू नॉट पर क्यू के द्वारा, वो अलग अलग होगा। तो कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज R डिस्टेंस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज कॉल्ड electric field intensity of q at position at distance r. Okay, so electric field intensity is the strength of applying force on unit positive charge at a point p inside the electric field of a given charge q. अगर कोई चार्ज q है तो उसके रीजन, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट p पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द चार्ज क्यू एट दैट पॉइंट पी। और जनरली इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अगर ऐसा बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर क्या होगा, तो वी शुड मीन दैट वी आर आस्क्ड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि चार्ज के चारों तरफ का द रीजन अराउंड a charge q in which another test charge can experience electrostatic force
electrostatic force called electric field of charge q, called electric field of charge q, and theoretically it is extended to infinity। ये थ्योरेटिकली इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड होता है, क्योंकि जब आर की वैल्यू इन्फिनिटी तक टेंस करेगा तब जाकर फोर्स की वैल्यू 0 होगी। अब बच्चों अब हमारे नेक्स्ट जो टर्म है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के अगल बगल का वो क्षेत्र होता है जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर हम ले जाते हैं तो वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है, और कोई चार्ज अगर क्यू है यहाँ इनफाइनाइट डिस्टेंस तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे मान लीजिए कि कोई भी कोई साधु है तो उसका एक क्षेत्र होता है, जितने क्षेत्र में लोग उसको जानते हैं। कोई क्रिमिनल नेचर का आदमी है तो उसका एक क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में कोई दूसरा आदमी जाकर के खुद भयभीत हो जाता है। इसी तरह से चार्ज अगर क्यू है तो उसके चारों तरफ एक ऐसा, उस रीजन में एक ऐसा प्रॉपर्टी डेवलप होगा जिसमें कोई दूसरा चार्ज ले जाने से वो खुद ब खुद फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा। और थ्योरेटिकली ये किसी चार्ज के अराउंड का मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ही एक्सटेंडेड होता है। अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको वेक्टर ई से हम लोग डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है बच्चों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? अगर किसी कोई चार्ज क्यू यहाँ पर है और इससे आर डिस्टेंस पर, ये मान लीजिए ओ पॉइंट पर है और ये पी पॉइंट है जिस पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है। तो ये क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा के क्यू नॉट इंटू 1/r स्क्वायर। दिस इज द फील्ड स्ट्रेंथ, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ क्यू एट पॉइंट पी। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज क्यू at point P, r distance away from it is defined as the force exerted by charge Q on unit positive charge situated at point P। अब अगर हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स एडजस्ट करने की एबिलिटी Q है, E है, तो कोई दूसरा चार्ज अगर Q नॉट रहेगा तो पर जो फोर्स लगेगा वो E इंटू क्यू नॉट लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वी शुड डिफाइन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द फोर्स एग्जस्टेड बाय a charge Q on unit positive charge at point P, r distance away from Q is equal to electric field intensity of Q at P। तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग बच्चों, अगर मान लो यहाँ पर चार्ज Q है और r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, तो अगर Q की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ निकालनी होगी तो यहाँ +1 कूलम्ब का चार्ज रखेंगे और इस Q
के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पर होगा। एंड इट इज डिनोटेड बाय इट, यहाँ पर मैं इट इज डिनोटेड बाय ई और वेक्टर ई लिखते हैं। इज डिनोटेड बाय वेक्टर ई, बाय वेक्टर ई। It is a vector quantity, it is a vector quantity and its unit will be Newton per coulomb, and its unit will be Newton per coulomb। तो यहाँ पर ये जो चार्ज Q है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स एग्जस्ट करेगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड E बोलेंगे। और E की वैल्यू जो होगी, जो मैग्नीट्यूड होगा, वो K इंटू क्यू इंटू 1/r² के बराबर होगा। मीन वेक्टर E का मॉडुलस जो होगा किसी चार्ज Q का r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी KQ/r² हो जाएगा। अब बच्चों अगर वहाँ चार्ज Q0 है तो जो हम लोग F लिखते हैं वो क्या लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, ये अगर Q0 वहाँ टेस्ट चार्ज आ जाए तो ये r² ऐसे लिखना पड़ेगा फोर्स के लिए। ये पार्ट तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हम लोग ये लिख सकते हैं कि वेक्टर F इक्वल टू वेक्टर E इंटू Q0 हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो पॉजिटिव चार्ज Q है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब O से P को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहें, अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसे लिखना चाहें बच्चों, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर अगर चार्ज, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक कोई चार्ज Q है O पॉइंट पर और P पॉइंट पर जिसका डिस्टेंस R है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर E की वैल्यू लिखेंगे KQ/r², KQ/r²। बट ये वेक्टर O से P की ओर, यहाँ पर प्लस चार्ज पर ये जो फोर्स लगाएगा OP के अलोंग लगाएगा। अगर P पॉजिटिव हो तो Q अगर पॉजिटिव हो तो कोई चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, मीन यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगाता है वो अपने से दूर लगाता है, अपने से बाहर की ओर लगाता है। वहीं अगर ये चार्ज निगेटिव है तो जो फील्ड का डायरेक्शन होगा या यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन होगा वो अंदर की ओर हो जाएगा, फॉर Q निगेटिव के लिए एंड फॉर Q पॉजिटिव के लिए आगे होगा। इस तरह से हम वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे KQ/r² एंड यूनिट वेक्टर ऑफ OP, यहाँ पर यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर OP, इसको एज ए वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं KQ/r² इंटू वेक्टर r/r। मीन वेक्टर E कैन बी रिटेन इन वेक्टर फॉर्म एज KQ वेक्टर r/r का होल क्यूब, वेयर जहाँ पर बच्चों ये वेक्टर R क्या है, वेक्टर ज्वाइनिंग चार्ज टू पॉइंट है, चार्ज टू पॉइंट, तब चार्ज से जिस पॉइंट पर हमें निकालना है उस पॉइंट को जोड़ने वाली वेक्टर है। तो इस तरह से इन ब्रीफ हम लोग समझ गए कि कोई चार्ज अगर Q है, R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू KQ/r² से निकालेंगे। और यूनिट अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड आगे हो जाएगा, अगर ये चार्ज निगेटिव है तो फील्ड पीछे हो जाएगा। अब हमें अगर फोर्स निकालना होगा, फोर्स के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स को वेक्टर E बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर हम Q0 चार्ज रखेंगे, Q0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि वेक्टर F विल बी इक्वल टू Q0 इंटू वेक्टर E। अगर ये Q0 पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग फोर्स लगेगा, अगर ये Q0 निगेटिव होगा तो साइन आगे निगेटिव हो जाएगा और वेक्टर जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग लगता है और निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। तो अब हम लोग इस चीज़ को नोट कर लेते हैं। पहले तो 2-3 इसमें पॉइंट निकल कर आया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के जो चलते बनता है वो चार्ज से दूर बनता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा।
So we should write it that electric field, direction of electric field लिखना चाहिए, direction of electric field due to positive charge is away from the charge, and for negative charge it is toward the charge. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर ये Q पॉजिटिव है और हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका दिखाना होगा तो आगे की ओर दिखाएंगे. यहाँ पर चार्ज निगेटिव है और इसकी वजह से P पॉइंट पर अगर दिखाना होगा तो फील्ड को के डायरेक्शन इधर हो जाएगा. अगर यहाँ पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा जाएगा तो इधर की ओर फोर्स लगेगा. ओके, और यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर रखते हैं ये 1 कूलम का, यहाँ भी +1 कूलम का, तो फोर्स इधर लगेगा, इस पर इधर लगेगा. दैट्स वाई फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया निगेटिव में, और पॉजिटिव के केस में उससे अवे हो गया. दूसरी बात इसमें लिखना है बच्चों की जो फोर्स, दूसरी बात है फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या हम लोग लिखें. फोर्स के अब सेकंड है कि जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो तो Q वेक्टर E होती है. तो फॉर Q पॉजिटिव वेक्टर F will be along वेक्टर E and vice versa. That is direction of force on unit positive charge, on positive charge, direction of force on positive charge is along electric and direction of force on negative charge is opposite to electric इस तरह से बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी वैल्यू KQ/R² हमें लिख देना है, और उसकी जो डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज के लिए उससे दूर होगा, निगेटिव के लिए चार्ज के अलोंग हो जाएगा. और जो किसी दूसरे चार्ज को हम कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है और वहाँ पर कोई दूसरा चार्ज रखेंगे तो फोर्स निकालना होगा. तो अब हम उस चार्ज से, जिस चार्ज पर फोर्स निकालना है उस चार्ज से वेक्टर E को, मतलब वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाली फोर्स का मान होता है, तो वहाँ पर कोई किसी दूसरे चार्ज पर हमें निकालना होगा, चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी. अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एक क्लियर हो जाए कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे. पहले एक क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि अ चार्ज equal to 2 coulomb is placed in an electric field of intensity 10 Newton per coulomb along positive x axis. Find force on the charge Q. तो यहाँ पर बच्चों जब हम इस पर फोर्स निकालेंगे तो अभी आपने देखा कि वेक्टर F = Q वेक्टर E करना है. वेक्टर F हो जाएगा, Q की वैल्यू जो है वो 2 है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दी हुई है वो
10 है, 10 न्यूटन पर कूलम्ब है, तो ये 2 कूलम्ब है और 10 न्यूटन पर कूलम्ब है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 20 कूलम्ब हो जाएगा। और डायरेक्शन इस फोर्स का किधर होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव एक्स, तो एलोंग यहाँ पर लिख पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर यही चार्ज निगेटिव होता, इफ चार्ज वाज निगेटिव, तो स्ट्रेंथ तो फोर्स का इतना ही होता, बट डायरेक्शन विल बी एलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर कोई चार्ज Q है, मान लीजिए इस लाइन पर दो चार्ज है, यहाँ पर चार्ज Q है और यहाँ पर भी चार्ज Q, और इस लाइन का लेंथ जो है वो 2a है। आपको एक पॉइंट P पर, यहाँ पर पॉइंट A है और यहाँ पर B है, और P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो a/2 है इधर से, मतलब AP की वैल्यू a/2 है, तो BP की वैल्यू 2a माइनस a/2 मीन 3a/2 हो जाएगी। ये जो दूरी हो जाएगी ये 3a/2 हो जाएगी। इन दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पर फोर्स निकालना है। बच्चों देखिए यहाँ पर ये भी फील्ड बनाएगा, ये जो फील्ड बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका इस डायरेक्शन में होगा, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इससे दूर, चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो होगा। अब यहाँ पर एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है जिसको हमें समझना होगा, तब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें यह करना है कि जैसे ये चार्ज वैसे ही फील्ड बनाएगा जैसे इसके नहीं रहने पर बनाता था, मतलब कोई चार्ज किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो दूसरे चार्ज के आने से उस फील्ड के स्ट्रेंथ पर या वैल्यू पर या डायरेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता है, और जो नेट रिजल्टेंट फील्ड होगा वहाँ वो सभी इंडिविजुअल चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके वेक्टर सम के बराबर होगा। इसके लिए इस क्वेश्चन को करने के पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो बच्चों ये है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, according to principle of superposition of electric field, according to principle of superposition of electric field, if there are so many charges, then charge produce electric field intensity as if there is no other charges, as if there is no other charges, and net electric field will be vector sum of that all field। चलिए तो इसको हम लोग समझते हैं इधर, कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज Q1 है और यहाँ पर एक चार्ज Q2 है ना, और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये पॉइंट A है, पॉइंट B है। ये जो है चार्ज Q1 ये इधर की ओर फील्ड बनाएगा, ये जस्ट ऐसे ही फील्ड बनाएगा जैसे ये नहीं था तब बनता था, और ये फील्ड की वैल्यू इधर E1 से डिनोट करेंगे, जिसका वैल्यू अगर मान लीजिए ये दूरी R1 है तो KQ1/R1 की स्क्वायर हो जाएगी। फिर ये जो फील्ड बनाएगा इधर की ओर बनाएगा, और इस फील्ड वेक्टर E2 की जो वैल्यू होगी वो होगी KQ/R2 का स्क्वायर हो जाएगा।
R2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो यहाँ भी थीटा हो जाएगा। अब ई रिजल्टेंट बच्चों अगर हमें निकालना होगा तो यहाँ पर हमें वेक्टर E1 को ऐड करना होगा किसके साथ, वेक्टर E2 के साथ। और इस तरह से ई रिजल्टेंट की जो मॉड्यूलस आ जाएगा वो आ जाएगा, जो E1 आएगा उसका स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 इंटू कॉस थीटा का रूट कर लेंगे। ये एंगल क्लियर होगा, ये मैग्नीट्यूड, तो हम फिर ई रिजल्टेंट की वैल्यू इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। मतलब बच्चों की अगर बहुत सारे चार्जेज हैं और सभी चार्जेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें लिखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किसी पॉइंट पर निकालनी है, तो सभी चार्ज के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे, वैसे ही जैसे एक सिंगल चार्ज की वजह से होता है। और फिर सबका वेक्टर सम अगर हम कर दें तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इसे हम एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे ये जस्ट इसके पहले एग्जाम्पल मैंने लिखा था, देखिए यहाँ पर एक चार्ज है, ये चार्ज Q है, और यहाँ पर भी एक चार्ज Q है, और एक ये पॉइंट है, ये A और B दो पॉइंट पर चार्जेज Q रखे गए हैं। यहाँ पर एक पॉइंट P है जो यहाँ से a/2 डिस्टेंस पर है, और इस दूरी जो है वो 3a/2 दी हुई है। इन टोटल डिस्टेंस A और B के बीच में 2a थी। तो हमें दोनों चार्ज की वजह से, इस Q और इस Q की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट इज वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एक्चुअल में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग ये चार्ज यहाँ पर जो फील्ड बनाया होगा इसको लेट अस डिनोट बाय E1। तो स्टूडेंट ये E1 जो होगा ये हो जाएगा KQ बाई a/2 का स्क्वायर, मीन ये हो जाएगा 4KQ बाई a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये इक्वेशन A इसको मानते हैं। अब ये जो चार्ज बनाया, ये जो फील्ड बना इधर की ओर बना, और ये जो फील्ड बनाएगा अपने से दूर इधर की ओर बनाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से अपने से दूर फील्ड बनाता है। तो E2 हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई 3a/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों ये हो जाएगा आपका 4KQ बाई 9a स्क्वायर, दिस इज, ये इक्वेशन नंबर B हो जाएगा। अब बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर को ऐड करना होता है, तो बड़े वाले से छोटे वाले वेक्टर को हम लोग माइनस कर लेते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर ये वैल्यू ज़्यादा है इससे, क्योंकि वहाँ 4KQ बाई a स्क्वायर है और यहाँ 4KQ बाई 9a स्क्वायर है। डिनोमिनेटर में ज़्यादा वैल्यू B में है, इसलिए जो E2 है वो E1 से कम है। तो ई रिजल्टेंट जो होगा वो E1 के क्रॉस एलोंग होगा, मतलब जो नेट फील्ड बनेगा वो A से B की ओर बनेगा। तो अब हम नेट फील्ड निकालने के लिए E1 से E2 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और ये हो जाएगा 4KQ बाई a स्क्वायर माइनस 4KQ बाई 9a स्क्वायर। तो 9a स्क्वायर LCM हो जाएगा, और बच्चों इधर हो जाएगा आपको 36 माइनस 4, 36 माइनस 4KQ। ओके, तो अब ये 31 आ जाएगा, ये हो गया 31KQ बाई 9a स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट आप लिख सकते हैं। ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, यहीं पर एक और एग्जाम्पल करते हैं जिससे और ये क्लियर होगा। देखिए, अगर मान लो अब यहाँ पर हमें दो चार्ज दिए हुए हैं, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है, और यहाँ पर एक पॉइंट P, इन दोनों के बीच की दूरी A है, ये पॉइंट A, पॉइंट B, और ये पॉइंट C है, और ये भी दूरी मानते हैं कि A है। तो अब नेट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों निकालना है, तो देखिए इसका हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारा पॉइंट C है, यहाँ पर पॉइंट B है, और यहाँ पर पॉइंट A है, ये दूरी भी A है, और ये भी दूरी कितनी A है। ओके, ये A हो गया और ये दूरी A हो गई। यहाँ पर भी चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज Q है। देखिए ये अपने से आगे फील्ड बनाया, ये भी अपने से आगे फील्ड बनाया। इसमें क्या हो रहा है कि दोनों चार्ज C पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन में फील्ड बना रहे हैं। इस प्रॉब्लम में क्या था कि यहाँ पर एक चार्ज इधर फील्ड बना रहा था, दूसरे का फील्ड इधर हो जा रहा था, तो यहाँ पर माइनस करके नेट रिजल्टेंट निकालना होता था। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि दोनों फील्ड C पर एक ही डायरेक्शन में बन रहा है,
चार्ज ड्यू टू फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए विल बी इक्वल टू के क्यू बाई, ये टोटल जो दूरी हो गई 2a हो जाएगी, तो 2a का स्क्वायर कर लेंगे। ई ड्यू टू बी कितनी हो जाएगी, तो के क्यू बाई यहाँ से यहाँ की दूरी तो a है बच्चों, तो यहाँ a स्क्वायर कर लेंगे। अब इसलिए ई रिजल्टेंट निकालने के लिए जो नेट ई रिजल्टेंट होगा वो ई ए प्लस ई बी हो जाएगा। ये इक्वल टू हो जाएगा आपको के क्यू स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मीन ये हो जाएगा 4a स्क्वायर एंड के क्यू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4k क्यू स्क्वायर। तो एज ए आंसर हमें मिलेगा 5k क्यू स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। इस तरह से बच्चों इसमें दोनों फील्ड को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों फील्ड का डायरेक्शन सेम था और इसमें दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट थे, इसलिए यहाँ पर नेट फील्ड के लिए हमें क्या करना पड़ा, सब्ट्रैक्ट कराना पड़ा। चलिए अब अगर कुछ फील्ड सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो करके कुछ एंगल पर होंगे तो हमें फिर वेक्टर मेथड से उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये ओरिजिन है और इस पर चार्जेज सेंटीमीटर मार्क्स पर अरेंज है, ऐसे सेंटीमीटर मार्क पर बहुत सारे चार्जेज अरेंज हैं और उसकी वजह से ओरिजिन पर जो ये 0 0 मार्क पर जो चार्ज जो पॉइंट सिचुएटेड है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये चार्जेज ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर चार्ज Q है और ये चार्ज का स्ट्रेंथ हो जाएगा आपको ये भी Q है, ये भी Q है और ये भी Q है, ऐसे ही चार्ज Q अरेंज है ना। तो यहाँ पर एक में जो दूरी हमारी है, जैसे ये 1 सेंटीमीटर मार्क पर है, ये 2 सेंटीमीटर मार्क पर है, ये फिर 4 सेंटीमीटर मार्क पर है, फिर ये 8 सेंटीमीटर मार्क पर है। मीन इस तरह का सीरीज बनाना है। ये 1 सेंटीमीटर मार्क है, ये 2 सेंटीमीटर मार्क है, ये 4 सेंटीमीटर मार्क है, ये 8 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर, ऐसे ये इन्फानाइट तक अरेंज है। तो वी हैव टू फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेज, नंबर ऑफ चार्जेज ऑन इन फिगर। तो देखिए अब इसके वजह से पहले हम लोग E1 निकालेंगे। यहाँ इस चार्ज Q की वजह से जो होगा वो के क्यू बाई 1 का स्क्वायर हो जाएगा, E2 की वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, E3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो के क्यू बाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 की जो वैल्यू होगी वो के क्यू बाई 8 का स्क्वायर हो जाएगा एंड इस तरह से एक सीरीज बनेगा। इसलिए ई रिजल्टेंट हो जाएगा बच्चों, के क्यू को बाहर करेंगे और यहाँ पर 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/6 तो ऑन एक सीरीज बनेगा। ऑब्वियसली एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगा, ई रिजल्टेंट हो जाएगा के क्यू और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यहाँ पर कॉमन जो रेशियो है, ये कोई टर्म और प्रीवियस टर्म का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो की वैल्यू 1/4/1 करेंगे तो 1/4 आएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है A1 माइनस आर, इन्फानाइट टर्म तक जोड़ना होगा तो वी हैव के क्यू, ए की जगह पर 1, 1 माइनस आर की जगह पर 1/4 कर लेंगे, आ जाएगा बच्चों के क्यू, 4 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अभी चलिए लिखता हूँ, 4 माइनस 1/4 हो जाएगा, तो के क्यू पर 4 चला गया और नीचे 3 रह जाएगा, तो 4 के क्यू अपॉन 3 न्यूटन पर कूलम ओ पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से बच्चों यहाँ पर हम लोगों को रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई कि क्यू पॉइंट ओ पॉइंट पर कितना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसी तरह से चार्जेज अरेंज करके कोई और तरह के भी प्रोग्रेशन बनाए जा सकते हैं। तो चलिए अब इसमें हम लोग एक नेक्स्ट एग्जाम्पल भी कर लेते हैं जिसमें चार्जेज
आपको लाइन पर अरेंज नहीं हो, है ना, चार्जेज लाइन पर अरेंज नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का सिचुएशन है कि ये भी दूरी ए है, यहाँ पर एक चार्ज क्यू है, एक चार्ज क्यू है, पॉइंट को ए, पॉइंट को बी से डिनोट करें, और ये ओरिजिन ओ है। हमें इस क्यू और इस क्यू, जो क्यू ए और बी पर सिचुएटेड है, उसकी वजह से ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए ये जो चार्ज है अपने से दूर इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये जो चार्ज है वो अपने से दूर इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इस फील्ड को हम लोग अगर E1 से डिनोट करें और इस फील्ड को E2 से डिनोट करें, E1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों के क्यू बाई ए स्क्वायर। और उसी तरह चूंकि ये भी दूरी ए ही है और चार्ज क्यू है, बच्चों E2 की वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाई ए स्क्वायर। अब ये दोनों फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। अगर फील्ड सेम डायरेक्शन में होता तो ऐड कर लेते, अपोजिट में होता तो माइनस कर लेते, बट यहाँ पर फील्ड 90 डिग्री पर है। तो जो वेक्टर एडिशन का रूल है कि दो वेक्टर के लिए हम लोग जब 90 डिग्री पर होते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट करते हैं, उसी तरह से यहाँ भी हम लोग E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर का रूट कर लेंगे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। तो सो बच्चों ई रिजल्टेंट हो जाएगा ये E1 का स्क्वायर प्लस E2 के स्क्वायर का रूट हो जाएगा, तो ई रिजल्टेंट हो जाएगी के क्यू बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर का रूट हो जाएगा। बच्चों ये हो जाएगा 2KQ बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमें आएगा। फाइनली वी हैव 2 इंटू के क्यू बाई ए स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। बच्चों ये हमारा फील्ड का आंसर हो जाएगा कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो जाएगी वो √2KQ बाई ए स्क्वायर न्यूटन पर कूलम हो जाएगी। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ये एग्जाम्पल है और इसमें आप लिख सकते हैं कि ओ पॉइंट राइट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह से इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल भी लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेंगल है और इस ट्रेंगल के बेस पर यहाँ पर चार्ज क्यू है, यहाँ पर चार्ज क्यू है, और इस पॉइंट P पर वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, और ये साइड लेंथ A दिया हुआ है। दिस इज इक्विलेटरल ट्रेंगल, सो ईच साइड इज इक्वल टू A, राइट। तो बच्चों ये एंगल जो होगा वो तो 60 डिग्री हो जाएगा, और ये चार्ज Q इस पर जो फोर्स लगाएगा या वहाँ पर जो फील्ड बनाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये चार्ज लगाएगा इस डायरेक्शन में, और ये एंगल, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ए वाले के चलते वो इधर बनेगा, बी वाले चार्ज के चलते फील्ड इधर बनेगा, और बीच की जो एंगल होगी वो हो जाएगी 60 डिग्री। अब बच्चों ए पॉइंट पर पी पॉइंट पर जो ए फील्ड बनाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, या यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी क्यू स्क्वायर नहीं रहेगा, ये के क्यू बाई ए स्क्वायर हो जाएगी। और बी पॉइंट पर भी जो वैल्यू है बच्चों वो हो जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला लगाएंगे के क्यू बाई ए स्क्वायर, है ना। दोनों फील्ड इक्वल है और थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। तो मैंने कोर्स जब पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि कोई भी दो वेक्टर हों और बीच का एंगल दो वेक्टर हों, मतलब वेक्टर F1 बराबर F2 बराबर F हो, और थीटा, बीच का थीटा जो है वो 90 डिग्री हो, तो जो रिजल्टेंट हम F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर फार्मूला से निकालेंगे वो √2F आ जाएगा। उसी तरह से अगर F1 बराबर F2 हो बट थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो, तो उस केस में F रिजल्टेंट जब आप फार्मूला लगाएंगे तो √3F आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर ये केस एग्जिस्ट कर रहा है कि F1 और F2 इक्वल है और बीच का एंगल 60 डिग्री है। अगर आप इस दोनों की वैल्यू को E मानते हैं, अगर मान लो इसको भी E मानते हैं, इसको भी E मान लेते हैं, ई रिजल्टेंट हम लोग इस फॉर्मूला से लगाएंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर वो केस एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ई रिजल्टेंट का वैल्यू √3KQ बाई
ए स्क्वायर होगा, और नहीं तो फिर ई रिजल्टेंट इक्वल टू, दोनों वैल्यू इक्वल है तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री का रूट लगाएंगे तो ई रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए 2E स्क्वायर एंड कॉस 60 डिग्री 1/2 हो जाएगी। यहाँ पर आ गया ई रिजल्टेंट इक्वल टू 3E स्क्वायर का रूट मीन रूट अंडर ऑफ 3E आ गया, मीन बच्चों ये रूट अंडर 3 और E का वैल्यू KQ/R स्क्वायर, सॉरी A स्क्वायर हो जाएगी। तो रूट 3 KQ/A स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, राइट। इसके जस्ट पहले वाले को देखते हैं KQ/A स्क्वायर, सही है। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद भी हम सॉल्व कर सकते हैं एक क्वेश्चन। चलिए हम लोग और लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर चार्ज Q दिया गया है बट यहाँ पर माइनस Q है ना, और ये दूरी A है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स हैं, ये भी दूरी A है, ये भी दूरी A है, और हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बच्चों हम क्या करेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा इधर बनाया होगा, और ये जो निगेटिव चार्ज है वो फील्ड बनाया होगा इस डायरेक्शन में, और ये एंगल चूंकि 60 डिग्री है तो अब हमारे दोनों जो फील्ड है इसके बीच का डायरेक्शन हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। अब ये इस फील्ड को हम लोग EB से डिनोट करते हैं और इस फील्ड को EA से डिनोट करते हैं। ये A पर चार्ज की वजह से फील्ड है और B की वजह से फील्ड है, इसलिए हम लोगों ने EB से डिनोट किया है। बच्चों अब EA की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो KQ/A स्क्वायर, क्योंकि कोई चार्ज Q से R डिस्टेंस पर जो A डिस्टेंस पर फील्ड की वैल्यू KQ/A स्क्वायर होती है, तो इस बेसिस पर हमारे फील्ड की वैल्यू वहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर फील्ड की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, ये फील्ड की वैल्यू हो जाएगी बच्चों इतनी। अब इसी तरह B वाला भी उतना ही हो जाएगा KQ/A स्क्वायर, उसमें भी दूरी वही है, चार्ज वही है, बस डायरेक्शन है कि डायरेक्शन इन दोनों को हम लोग इसको E डिनोट करें तो इससे भी E डिनोट करें। अब यहाँ पर E रिजल्टेंट हमें निकालना होगा कि क्या होगा। बच्चों ये भी मैंने डिस्कस करा था कि दो इक्वल फोर्स हो और बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो वैसे केस में रिजल्ट F ही हो जाता है, या फिर आप फॉर्मूला में लगा लें कि E रिजल्टेंट इक्वल टू E स्क्वायर, चूंकि दोनों वैल्यू E ही है, इक्वल है, इसलिए हमने E से डिनोट करा है यहाँ। फिर यहाँ पर 2E इंटू E इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री का रूट डालना पड़ेगा, इसलिए E रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू कॉस 120 डिग्री 1 - 2 होता है बच्चों। ये हो गया आपका E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, और 2 से 2 कट गया, यहाँ पर माइनस E स्क्वायर हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। E स्क्वायर का रूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। E का मतलब कि यहाँ हमारा आंसर होगा KQ/A स्क्वायर हो जाएगा। तो P पॉइंट पर जो फील्ड बनेगा वो KQ/A स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो फोर्स इक्वल या दो कोई भी वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का 120 पर एक्ट कर रहे हैं तो वैसे केस में रिजल्टेंट उसके बराबर आ जाता है। तो आज के वीडियो में बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा और पॉइंट चार्ज की वजह से या पॉइंट सिस्टम ऑफ चार्जेज की वजह से हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इवैल्यूएशन करेंगे इसके बारे में पढ़ा। साथ ही हमने इसमें पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर कुछ अच्छे एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू वेरी मच।